नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था और हम थे चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में हमारा चल रहा था साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था और हम आ गए हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में हमने स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। तो दोस्तों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रादर देन अमेरिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों, अमेरिका में कौन सी गवर्नमेंट है? प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ब्रिटेन में कौन सी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अपना जो इंडिया है वो कहने के जो उसका जो इंडियन पार्लियामेंट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री पे बेस्ड है। तो वो कौन सा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है दोस्तों? इसकी एक फीचर होती है कि ये जो होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। जो दो ऑर्गन्स होती हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? लॉ को इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, तो उसमें क्या होती है? इन दोनों की कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन रहती है। ठीक है, अब प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? वो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन टू ऑर्गन्स। टू ऑर्गन्स कौन सा है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन टू ऑर्गन्स, यानी उसमें पावर सेपरेट करता है। जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है प्रेसिडेंट की, उसको प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट उसको खुद नॉमिनेट करते हैं। और दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा वेस्ट मिनिस्टर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि लंदन में एक जगह है वेस्ट मिनिस्टर, जहाँ पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट स्थित है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अप करता है, तो इसीलिए हम उसे वेस्ट मिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है क्योंकि हर 5 साल में हमारे यहाँ इलेक्शन होता है। इलेक्शन होता है तो वोट कौन देता है? जनता देती है। होता है ना, जनता हम ही वोट देते हैं, हम सिटीजन वोट देते हैं। तो वोट देने के बाद क्या होगा? 5 साल के बाद फिर से उनको जनता के पास ही आना पड़ेगा वोट मांगने के लिए। तो वो एक तरह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अगर उन्होंने किसी बात के लिए वादा किया है तो वो उससे पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, और तीसरी बात कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहता है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली द सेंटर बट स्टेट में भी होता है। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ सेंटर में ही नहीं स्टेट में भी होता है। वो कैसे होता है? जैसे आप एक चीज को रिलेट करके देखो, सेंटर में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और स्टेट में कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। सेंटर में कौन होता है? प्रेसिडेंट। और स्टेट में उसकी जगह कौन होता है? गवर्नर। तो इसी तरह क्या होता है, एक तरह से वहां भी स्टेट में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहती है। ठीक है, अब कुछ इसके फीचर देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। उसमें जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी होते हैं और रियल एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। मेजोरिटी पार्टी रूल, ऑब्वियसली आपको अगर रूल करना है तो आपको 272 प्लस सीट लाना पड़ेगा, तभी आप रूल कर सकते हो। ठीक है, टोटल कितनी सीट पे इलेक्शन होती है? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए है। उसके बाद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव है वो टोटली रिस्पॉन्सिबल किस पे होगा? वो लेजिस्लेचर पे रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा क्यों होगा? जैसे मान लो, जैसे मैंने कहा आपको कि लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाती है और एग्जीक्यूटिव क्या करती है? लॉ को इंप्लीमेंट करती है। तो जब तक लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाएगा, एग्जीक्यूटिव क्या इंप्लीमेंट करेगा? वो तो उसके पास तो कुछ रहेगा नहीं इंप्लीमेंट करने। तो इसीलिए ये इस पे बेस होती है, इस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे रिस्पॉन्सिबल रहती है। ठीक है, मेंबर ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, उसमें जितने भी वहाँ के जो मिनिस्टर होते हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर के मेंबर भी होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी 2020 चल रहा है, 20 में हमारे जो होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर कौन है? सेंट्रल होम मिनिस्टर कौन है? जल्दी बताओ। अमित शाह जी हैं। अमित शाह है, तो वो कहीं ना कहीं एमपी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, शायद गांधीनगर से। ठीक है, तो वो सारा मतलब कि एक ही लोग है, बाहर से कोई लोग आगे नहीं मिनिस्ट्री संभाल रहे, वो लेजिस्लेचर के ही लोग हैं जो मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। ठीक है, लीडरशिप ऑफ पीएम कहाँ होता है? सेंटर में, और सीएम स्टेट में होता है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, मतलब कि लोकसभा डिसॉल्व भी हो सकता है। ठीक है, वो चाहे लोकसभा हो चाहे असेंबली हो, स्टेट में असेंबली होती है और लोकसभा सेंटर में, तो ये डिसॉल्व हो सकता है। अब चलिए देख लेते हैं दोस्तों कि इंडियन और ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमने जो का तो नहीं रख दिया है, हमने वहां से लिया और कुछ मॉडिफिकेशन भी किए। ठीक है, जो हमारे लिए सही लगा था। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसमें इंडियन पार्लियामेंट में और ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिफरेंस क्या था। तो इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो वो सॉवरेन बॉडी है, और हमारे यहाँ हेड कौन सा है? वो कॉन्स्टिट्यूशन हेड है।
पार्लियामेंट सॉवरन नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट को जो भी काम करने पड़ते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट में रहकर करने पड़ते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कोई भी काम नहीं कर सकता है। लेकिन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है, वो सॉवरन है। जो पार्लियामेंट में जो फैसला कर दिया, जो लॉ बन गया, बस वही सबसे ऊपर रहता है, ठीक है। और इंडिया में जो होता है वो हम उसके हेड को इलेक्ट करते हैं, जिसको रिपब्लिक बोला जाता है। और ब्रिटिश स्टेट में जो हायरार्की चलती है, हेरेडिटरी मतलब कि जैसे पहले राजा है, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा, तो ऐसे ही चलते रहता है, ठीक है। बेटा चाहे बेटी, तो वहाँ मोनार्क चलता है, मोनार्की उसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आपने सुना ही होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को। अब दोस्तों देख लेते हैं सिंथेसाइज ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, यानी कि दोनों का मिक्सचर है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ। कैसे है, चलिए देखते हैं। जो सॉवरेनिटी की डॉक्ट्रिन है वो कहाँ से आई है? मैंने आपको इससे पहले वाले स्लाइड में बताया है कि जो पार्लियामेंट है ब्रिटिश में वो सॉवरेन होती है, ठीक है। तो ये कहाँ से आई? ब्रिटेन पार्लियामेंट से। और जो जुडिशरी है, वहाँ पे सुप्रीमेसी कहाँ चलती है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो अमेरिका का कोर्ट है वो सबसे ऊपर होता है, ठीक है। अगर उसने कोई फैसला कर दिया तो हाँ बस वही, अगर उसने कोई फैसला कर दिया तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन एक डिफरेंस है, जैसा कि वो पता है कि इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म में और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसमें कुछ डिफरेंस है, इससे पहले वाले साइड में आपको बताया। तो उसी तरह यूएस के जो कोर्ट है और यहाँ के कोर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है वो डिफरेंस? कि यहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू होती है, जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या होगा? कोई भी लॉ बना उसको रिव्यू करना, उसको देखना कि हाँ भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है कि नहीं है, उसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिया में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम है यूएस के मुकाबले, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अगेन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो हमारे यहाँ चलता है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ, मतलब कि जो लॉ के थ्रू जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया है उसी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना, वहाँ के हमारे जो फ्रेमर थे, मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया वो बहुत बड़े बड़े लोग थे, बहुत बुद्धिजीवी लोग थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दोनों का सिंथेसाइज रखा। कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को भी बहुत सारे पावर दिए और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत सारे पावर दिए, मतलब कि उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया। ऐसा नहीं कि हाँ एक तरफ झुक गया, या तो पार्लियामेंट को ही पूरी सॉवरेनिटी दे दी, मतलब कि पूरी पावर दे दी, या फिर जुडिशरी को ही पूरी पावर दे दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ दोनों चीज को लेके चला गया है, ठीक है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है थ्रू इस पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मैंने आपको बताया ना, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हो? कोई भी लॉ बना उसको रिव्यू करना, उसको देखना कि हाँ वो सही है या गलत है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है या नहीं है, ठीक है। तो उससे को क्या, वो सुप्रीम कोर्ट, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं है वो लॉ, तो सुप्रीम कोर्ट उसको बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है, उसको बिल्कुल डिनाई कर सकता है। और पार्लियामेंट के पास भी ये पावर है कि वो मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, ठीक है, विथ थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको इतनी पावर दी हुई कि वो अमेंड कर सकती है बहुत सारे पोर्शन को, बशर्ते उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हम आगे जानेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं ना वो आगे जाकर रिपीट होंगी, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसलिए ज़्यादा पैनिक मत होइए कि आपको लगेगा मैं ऊपर उड़ा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बस आपको एक ओवरव्यू मिल रहा है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम बहुत आगे में समझेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ जैसे आगे मान लो अभी मैं यहाँ पे, अगर मान लो ये चीज़ यहाँ पे नहीं रहता और आगे एकदम से एक नया आ जाता, जैसे मैं तुरंत पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की बात करने लगा आगे, ठीक है, तो वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा नया लगेगा, ठीक है। तो नया नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा फैमिलियर रहोगे तो आपको आगे और अच्छे से समझने में आसानी होगी, क्योंकि आगे इन सब चीज़ों को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जो आप देख रहे हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, दोस्तों ये पूरा एक लेक्चर है, ठीक है। इसीलिए आप बिल्कुल इसमें परेशान मत होना, ठीक है। मैं उसको आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बस यहाँ पे आपको ओवरव्यू लेना कि हाँ ये चीज़ें हमें आगे मिलने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद दोस्तों आता है सातवां, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। दोस्तों आपको पता है कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या कहा गया था कि NJAC मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसमें इसको अमेंड करने की बात की गई थी, लेकिन उसको कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है उसको हनन करता था। जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो अपना बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको वो हनन कर रहा था, तो इसीलिए उसको
खारिज कर दिया गया बिल्कुल, ठीक है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इसको खारिज करके, जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये तो था इंडिपेंडेंट का इंटीग्रेटेड। यह क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आप जानते हो जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कौन क्या है, सबसे टॉप पे रहता है, ठीक है, जो वो टॉप पे रहता है, और उसके नीचे आता है स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट, फिर स्टेट लेवल पे कौन सा आएगा, हाई कोर्ट, और फिर इसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहते हैं, ठीक है। अब क्या इसमें क्या बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सबसे ऊपर रहता है, तो वो जो बोलेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वो सारे कोर्ट फॉलो करके चलेंगे। उसके नीचे भी जितने कोर्ट आते हैं, मतलब हाई कोर्ट हो गया, उसके नीचे और सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी कोर्ट आते हैं वो उसको फॉलो करके चलेंगे। किसको, सुप्रीम कोर्ट को। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट या फिर उसके नीचे वाले कोर्ट अपनी मनमानी करने लगे कि हम तो इंडिपेंडेंट है, हमें जो मन में आएगा वो करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में सबको चलना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, सिंगल कोर्ट सिस्टम है, मतलब कि सेंटर और स्टेट लॉ दोनों को प्रिवेल करता है ये। और लेकिन यूएसए में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूएसए में फेडरल कोर्ट है, फेडरल लॉ आर इन्फोर्स बाय फेडरल जुडिशरी एंड द स्टेट लॉ आर इन्फोर्स बाय स्टेट जुडिशरी। मतलब कि जो फेडरल जुडिशरी है वो फेडरल लॉ को इंप्लीमेंट करेगा, इन्फोर्स करेगा, और जो स्टेट जुडिशरी है वो स्टेट लॉ का। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सिंगल सिस्टम है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ही फेडरल कोर्ट होता है और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील माना जाता है, मतलब लास्ट आपका यही है, आप इससे आगे नहीं जा सकते हो। अगर मान लो आपको कोई भी परेशानी है या फिर आपके फंडामेंटल राइट या फिर कोई भी चीज़ आपका हनन हो रहा है, तो आप लास्टली यहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का एक पावर होता है, ठीक है। वो क्या कर सकता है, वो उसको रिव्यू करके वो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट में नहीं है, तो वो उसको बिल्कुल ही खारिज कर सकता है, बिल्कुल ही डिनाई उसको कर सकता है, ठीक है। अब चलिए आगे अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 8वां यानी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट का एक ओवरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जानते हैं फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो 6 फंडामेंटल राइट को गारंटी करता है इंडियन सिटीजन को। पहले वैसे 7 हुआ करते थे, एक हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, और उसको कहाँ रखा गया है, उसके क्या क्या उससे रिलेटेड प्रोविजन है, वो जब वो पढ़ेंगे तब उसके बारे में समझेंगे। आप पहले ये देख लो, पहला राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। राइट टू फ्रीडम, जो 19 से 22, राइट टू फ्रीडम में सब चीज़ आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो मीडिया की जो फ्रीडम है वो भी इसी के अंडर आती है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो चाइल्ड लेबर होते हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ इसी के अंदर आते हैं, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, जो 23 और 24 आर्टिकल में है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये जब सेक्युलरिज्म का जब हम पार्ट पढ़ेंगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो 25 से लेकर 28 आर्टिकल के अंडर में आता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मतलब कि कल्चरल और एजुकेशन का हमें एक राइट दिया गया है कि वो हमारा राइट है, वो हमारा अधिकार है, हमारा एजुकेशन हमारा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद दोस्तों आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज मतलब होता है दवाई, ठीक है। और इसको बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया था। मतलब कि अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मतलब कि राइट टू रेमेडीज हैं, तो उसके बाद तो दोस्तों अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल 32 के थ्रू। अब आगे देख लेते हैं, ये जो फंडामेंटल राइट है वो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जस्टिसेबल होता है, मतलब कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो, और ये इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर इज वायलेशन, मतलब इसके हनन होने पर कोर्ट में आप जा सकते हो, वहाँ पे अपील कर सकते हो। और बहुत सारे वहाँ रिट जो है इशू होते हैं। कौन कौन से रिट होते हैं, वो हैबिस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्जरी एंड क्यू वारंटो, ये रिट होते हैं दोस्तों। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बहुत ही डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट है वो नॉट एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, और उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन जैसे मान लीजिए जो नेशनल इमरजेंसी लगती है उस टाइम आपके सारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, बिल्कुल ही ख़त्म किए जाते हैं, सिर्फ 2 फंडामेंटल राइट को छोड़ के। वो कौन कौन सा, 20 और 21 फंडामेंटल राइट को छोड़ के बाकी जितने भी आपके फंडामेंटल राइट है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। और कैन बी अपील बाय द पार्लियामेंट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और जो भी हमारे फंडामेंटल राइट है वो रिपील यानी रिप्लेस किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। ये प्रोविजन इसमें दिया हुआ है, ठीक है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आज के लेक्चर में हमने बस फंडामेंटल राइट तक देखा। आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसका भी हम ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं हूं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।